हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलने वाली है, तो ये लेक्चर जरूर एंड तक देखना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वी आर ऑन कंसेप्ट एंड टर्म रिलेटिंग टू डिपोजिटरी सिस्टम। ठीक है, पिछले का टॉपिक हमने पूरा का पूरा कवर कर दिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया हो, कुछ डाउट नहीं हो। और अगर आपके पास कुछ डाउट है तो पूछो यार, किस बात का डर है। आपका ही यूट्यूब चैनल है, आपका ही कमेंट सेक्शन है, उस पर सिर्फ टाइप करना है और टाइप के साथ आपको लाइक भी करना है। क्या आपका कुछ, मैं सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब के लिए ही मांगती हूँ ताकि हमको मोटिवेशन आए। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए, नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहे हम। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं लगता है, आपका भी कुछ नहीं लग रहा, मेरा भी कुछ नहीं लग रहा, तो प्लीज लाइक कर दो यार, हमको मोटिवेशन मिलता है। थोड़े से कमेंट डाल दो अच्छे अच्छे, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो बुरे कमेंट्स भी डाले तो भी चलेगा। उससे हमको और सीखने का मौका तो भी मिलता है कि हमने क्या मिस्टेक की है, क्या और इम्प्रूवमेंट करनी है। तो जैसा भी लगे आपको वैसा एक्शन लेना है। नाउ आ जाते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। चलो, कंसेप्ट टर्म रिलेटिंग टू डिपोजिटरी सिस्टम। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो डीमैटेरियलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट ये डीमैटेरियलाइजेशन तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर इशू करते हैं तो हम इसको डीमैटेरियलाइज्ड बोलते हैं। लेकिन एक दौर था, एक जमाना था जहां पे सारी कंपनीज के जो शेयर्स थे वो किसमें थे, फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। अब उन्हीं शेयर्स को जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जैसे लिस्टेड कंपनीज को तो डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू करना ये कंपलसरी ही था, बट इन अक्टूबर 2018 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कंपलसरी डीमैट फॉर्म में इशू करना हो गया शेयर। फिर अभी रिसेंटली 30 सितंबर 2023 ये लास्ट ड्यू डेट था जहां पे अब प्राइवेट कंपनी को भी डीमैट फॉर्म में शेयर इशूड करने के लिए कंपलसरी बोल दिया। लेकिन प्राइवेट कंपनी में एक्सेप्ट रखा है उन्होंने स्मॉल कंपनी जो वन ऑफ द प्राइवेट फॉर्म ऑफ कंपनी ही है। तो स्मॉल कंपनी के अलावा आज के तारीख में चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो या आप प्राइवेट कंपनी हो, तो डीमैट फॉर्म में जो शेयर्स है वो इशू करना ही करना है। लेकिन एक, जब मैं आपको बोल रही हूँ, एक जमाना था जहां पे जब सारे शेयर फिजिकल फॉर्म में था तो उनको कन्वर्ट करने पड़ रहे थे इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमैट प्रोसेस बोलते हैं, where the client get it physical certificate कौन सा, शेयर सर्टिफिकेट, convert to electronic mode, the client has to surrender the certificate। जो भी कस्टमर, जो भी क्लाइंट आप बोल सकते हो, उनको शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ते थे कंपनी को, और उनको बोलना पड़ता था कि हमको अब ये शेयर सर्टिफिकेट के बजाय हमको डीमैट फॉर्म में शेयर इशू कर दो अलॉन्ग विद द DRF। मतलब आपको सर्टिफिकेट तो सबमिट करना ही पड़ेगा और आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा एज अ क्लाइंट कि हमको डीमैट जो DRF है, फॉर्म है एक, तो उसमें आपको अपना जो भी शेयर सर्टिफिकेट नंबर, जो भी सारी डिटेल्स वगैरह है वो DRF फॉर्म में मेंशन करके वो आपको कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो DP रहेगा, एक्चुअली कंपनी को नहीं, सॉरी, ये DP को सबमिट करना रहता है, माय मिस्टेक। ये जो क्लाइंट सबमिट करेगा ये दोनों फॉर्म, सर्टिफिकेट एंड DRF, वो किसको सबमिट करेगा, अपने DP को। अब मैंने आपको एकदम डिटेल में पिछले ही लेक्चर में बता दिया था कि DP कौन होता है, तो अभी के लिए मतलब ब्रोकर भी उसमें वन ऑफ द DP है, बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है। तो वो DP को आपको जाके, अपने DP को जाके ये दोनों चीजें सबमिट करना है। देन ही किसको फॉरवर्ड करेगा, डिपोजिटरी को फॉरवर्ड करेगा, जो किसको फॉरवर्ड करेगा, ईश्वर को। ईश्वर कौन है इधर, कंपनी। ठीक है, तो जैसे ही कंपनी से DP एंड डिपोजिटरी को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस, ये जो शेयर सर्टिफिकेट और जो DRF सबमिट किया गया है वो उसी शेयर होल्डर का है जो हमारे कंपनी का शेयर होल्डर, और ये शेयर सर्टिफिकेट भी हमारे कंपनी का है,
जब इशुअर कंपनी से ये कंफर्मेशन डीपी एंड डिपोजिटरी को मिल जाता है, तब डिपोजिटरी विल क्रेडिट द सिक्योरिटी इन डीमैट अकाउंट विद डीपी। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो डीमैट अकाउंट होता है वो किसके पास, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स किसके पास रहते हैं, वो डिपोजिटरी के पास रहते हैं। तो जैसे ही ये कंफर्मेशन मिलेगा तो डिपोजिटरी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जो शेयर्स है आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। जो हम बोलते हैं वो किसके पास रहता है, डीपी के पास रहता है। बट मैंने आपका एक कंसेप्ट बिल्ड किया था कि एक्चुअली जो डीमैट अकाउंट होता है रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स का, वो किसके पास रहता है, डिपोजिटरी के पास रहता है। लेकिन कहने को, बिकॉज इन्वेस्टर ओनली कैन कम्युनिकेट विद डीपी, इसीलिए हमको क्या लगता है या हमको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू क्या बताया जाता है कि हमारा डीमैट अकाउंट किसके पास है, रिस्पेक्टिव डीपी के पास ही है। तो समझने के लिए ये समझना, लेकिन अपने माइंड में ये फिक्स कर लेना कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर जो आपके पास रहते हैं, जो ऑफकोर्स आपके डीमैट अकाउंट में ही रहते हैं, तो वो किसके पास, कस्टडी किसके पास रहती है, डिपोजिटरी के पास रहती है, जो कि सीडीएसएल भी हो सकता है, एनएसडीएल भी हो सकता है। समझ में आया? मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही डिटेल में आपको बता दिया था। नाउ अब दूसरा जो प्रोसेस है उसका ही उल्टा, किसका, डीमैटेरियलाइजेशन का ही उल्टा रीमैटेरियलाइजेशन। अब रीमैटेरियलाइजेशन आज के टाइम पे आई थिंक सो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि सारी, ऑलमोस्ट सारी कंपनी एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी को छोड़ के सारी कंपनी को कंपलसरी हो चुका है कि वो डीमैट फॉर्म में शेयर इशू करे। तो जो उल्टा है दैट इज डीमैट फॉर्म टू फिजिकल सर्टिफिकेट, ये पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट स्मॉल कंपनीज। तो ठीक है, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम पढ़ लेते हैं कि रीमैट एक्चुअली होता क्या है। तो रीमैट जहां पे क्लाइंट अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डिंग कन्वर्ट करता है इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट, उसको हम रीमैट बोलते हैं। क्लाइंट को क्या देना पड़ता है, एक रिटर्न रिक्वेस्ट देना पड़ता है आरआरएफ में टू डीपी। डीपी को सबमिट करेगा, डीपी देन सबमिट द आरआरएफ टू इशुअर एंड डिपोजिटरी, है ना। मतलब डीपी को मिलने के बाद वो दो लोगों को वो सबमिट करेगा, एक तो इशुअर कंपनी और डिपोजिटरी को। इशुअर, जैसे ही इशुअर को ये रिक्वेस्ट मिलेगा वो सर्टिफिकेट प्रिंट करेगा, शेयर सर्टिफिकेट की बात चल रही है इधर, वो प्रिंट करेगा और किसको सेंड कर देगा, क्लाइंट को सेंड करेगा। और साइमल्टेनियसली किसको कंफर्म कर देगा, डिपोजिटरी को, कि भाई तेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखे हैं इस इन्वेस्टर्स के, उसको अब डेबिट कर दे, उसको नलीफाई कर दे, उसको वॉइड कर दे, क्योंकि मैंने उसको फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। तो अब उस जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स तेरे पास है उसका अब कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही ये डिपोजिटरी को इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो देखो उन्होंने बोला है डिपोजिटरी वाया डीपी डेबिट्स द अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विद दोस सिक्योरिटी। अब शायद इस सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली सिक्योरिटीज, शेयर्स किसके पास रहते हैं, डिपोजिटरीज के पास रहते हैं। बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसके पास दिखते हैं, डीपी के पास दिखते हैं, क्योंकि मेरा एज ए इन्वेस्टर और डीपी का ही कनेक्शन रहता है, डिपोजिटरी इन्वेस्टर से कनेक्टेड नहीं रहता है। इसीलिए मैंने बोला स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये याद रखना है कि डीमैट अकाउंट हमारे डिपोजिट डीपी के पास रहता है, बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स किसके पास रहता है, डिपोजिटरी के पास, राइट। सो जैसे मैंने बोला ये जो हमने रीमैट पढ़ा वो आज के तारीख में पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, कंसेप्ट था, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमने पढ़ लिया। नाउ थर्ड इज फंजिबिलिटी। अब इस कंसेप्ट को समझना प्लीज ध्यान दो इधर। ये फंजिबिलिटी मतलब होता क्या है, तो फंजिबिलिटी मतलब इंटरचेंजेबल, जो चीज मैं इंटरचेंज कर सकती हूं। सिंपल मैं आपको बोलती हूं, जैसे आपके जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा। जैसे मेरे पास 10 का नोट है और आपके पास भी 10 का नोट है। मैंने मेरे 10 के नोट आपके 10 के नोट के साथ एक्सचेंज कर दिया, मैंने आपको मेरा दे दिया और आपका मेरे हाथ में रख दिया। कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज सेम अमाउंट है। जो लॉ है, जो गवर्नमेंट है, उसका वैल्यू सेम कंसिडर करता है। नोट अलग होने से जब आप उससे कुछ खरीदोगे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये दोनों जो नोट है वो क्या कहलाएंगे, फंजेबल कहलाएंगे। लेकिन
जो आपके पास लैंड है, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने इन्वेस्ट कर रखा है एक लैंड में, और जो मेरे पापा ने लैंड पे इन्वेस्ट कर रखा है, अगर मैं उसको इंटरचेंज करना चाहूं तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज मेरा लैंड हो सकता है कहीं हाईवे के साइड में हो, आपका लैंड हो सकता है कहीं मॉल के साइड में हो, तो दोनों लैंड के जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्वालिटीज है, वो अलग अलग है। शायद बेचने पे आपको ज्यादा अमाउंट आएगा, मुझे कम आएगा, मुझे शायद ज्यादा आएगा, आपको कम आएगा, बिकॉज दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज या फीचर बोल सकते हो। तो ये जो दोनों लैंड है, मैं अगर बोलूं आपसे कि मेरा वाला लैंड तुम ले लेना और तुम्हारा वाला लैंड मैं ले लूंगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इनफैक्ट दोनों असेट है, दोनों कुछ वैल्यू रखते हैं, बट दे आर नॉट व्हाट इंटरचेंजेबल नहीं है, इसीलिए ये फंजेबल नहीं कहलाते हैं। नाउ मैम हम ये टॉपिक इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपसे एक क्वेश्चन है, जो फिजिकल शेयर्स होते थे मेरे पास, क्या वो फंजेबल है? फिजिकल शेयर्स के फॉर्म में मेरे को क्या मिलता था? शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। अगर मैं मेरा शेयर सर्टिफिकेट आपको देना चाहूं, सेम कंपनी का है, सेम वैल्यू का है, ठीक है, अब मैं आपके पास कंडीशन रखती हूं, सेम कंपनी का है, सेम वैल्यू का है, मेरे वाले शेयर 100 शेयर आप ले लेना, मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट दे दूंगी और आप वाले मुझे दे देना शेयर सर्टिफिकेट। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ या नहीं? पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे शेयर सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, पोर्टफोलियो नंबर लिखा रहेगा, डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा रहेगा, जो कि अलग अलग रहेगा। हर पहले के जमाने में जब फिजिकल शेयर्स मिलते थे तो हर एक शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता था, जो कि हर एक शेयर को दूसरे शेयर से अलग बनाता है, इसीलिए ये इंटरचेंजेबल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आज डीमैट फॉर्म में सेम कंपनी के शेयर्स सेम अमाउंट के, सेम वैल्यू के इंटरचेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे वो डिस्टिंक्टिव नंबर, हर एक शेयर्स के अलग अलग नंबर, फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसीलिए जो डीमैट फॉर्म के जो शेयर्स होते हैं वो फंजेबल रहते हैं, बट नॉट वो जो शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म के शेयर्स रहते थे। So in financial term, fungibility means state of being interchangeable. Some financial assets are fungible while some are not fungible. Example, land are not fungible as every unit of land has its unique quality which add to or reduce its value. Currency note is fungible as there is no difference between two currency note of the same value. Clear? यही example दिया, ऐसे ही मैंने पढ़ाया। Okay. Now similarly, securities issued by same company of same class have a same value no matter who owes them. The security held in डीमैट फॉर्म are fungible. देखो इधर अंडरलाइन कर दो, जो डीमैट फॉर्म में जो सिक्योरिटी इशू होते हैं उसकी एक क्वालिटी रहती है, दैट इज फंजिबिलिटी, दैट इज इंटरचेंजेबिलिटी, बिकॉज उसके ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहते हैं। दे आर इंटरचेंजेबल, सब्स्टिट्यूटेबल and cannot be distinguished from each other. Securities bear no notable features like जैसे पहले के जमाने में अलग अलग डिस्टिंक्टिव नंबर रहता था, सर्टिफिकेट नंबर रहता था एंड पोर्टफोलियो नंबर रहता था, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं रहता था। ऐसा कुछ डिफरेंस आज के टाइम के शेयर्स में नहीं रहता है, सब एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं। तो दे आर इंटरचेंजेबल बट नॉट बिफोर, जब शेयर सर्टिफिकेट में होते थे वो। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ ये क्या होता है? तो इट इज अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड अ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इशूड। तो ध्यान से सुनना, जब भी आज के डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म वाले जो शेयर्स है आप खरीदते हो, चाहे आप एक शेयर खरीदो, 2 शेयर खरीदो, 3 शेयर खरीदो, या कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो उस इशू को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, ताकि उस इशू को अलग से, अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम आया उस इशू में, तो मैं कांटेक्ट कर सकूं डीपी को या डिपॉजिटरी को कि
जो मैंने इस इशू से कुछ खरीदा था शेयर्स, वो मेरे को अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, या वो मेरे को पेमेंट में से डेबिट नहीं हुए, वॉट एवर द ग्रीवेंसेस में भी, जो भी मेरा कंप्लेन रहेगा, जब मैं एक पर्टिकुलर शेयर्स खरीदती हूं किसी कंपनी के, किसी डेट पे, किसी टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर इशू को या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक नंबर दिया जाता है, जो ऑफ कोर्स अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो इधर अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहेगा, 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड रहता है। तो वो 12 अल्फा न्यूमेरिक जो कोड रहेगा वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करेगा जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स, कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स रहने दो, किसी भी कंपनी के होने दो, लेकिन अगर वो मैं स्टॉक मार्केट में ऐसा ट्रांजैक्शन कर रही हूं, चाहे सेल का हो चाहे बाय का हो, तो उस इशू का एक स्पेसिफिक नंबर जनरेट होगा, जिसको मैं क्या बोलूंगी, ISIN नंबर। So it is a code that uniquely identify the specific security issue। जैसे मैंने recently, अगर मैं आपकी थोड़ी और क्लैरिफिकेशन के लिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो recently मैंने जस्ट अ मिनट, मैंने ओपन कर रखा था आपके लिए, बट शायद बंद हो गया, 1 मिनट। तो यस, आ गया स्क्रीन पे। तो देखो इधर कॉन्ट्रैक्ट नोट कम टैक्स इनवॉइस दिया हुआ है। तो कुछ दिनों पहले मैंने यस बैंक के कुछ नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे थे, जिससे कि मुझे डीपी से, जैसे जीरोधा में मेरा अकाउंट है, तो जीरोधा से मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट आया, तो मैंने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स यस बैंक के खरीदे। तो उन्होंने मुझे ये डिटेल दिया कि आपने इस दिन ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे थे, और हमने उसका जो भी प्रोसीजर होना चाहिए वो कंप्लाई कर दिया है, और जो इशू है, जो उस इक्विटी की इशू है, उसका इधर डिटेल दिया हुआ है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और सबसे पहले जो दिया हुआ है डिटेल, वो क्या है, ISIN नंबर। ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब भी मैं कोई शेयर्स खरीदती हूं स्टॉक मार्केट में, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। क्यों? अब अगर मुझे इस डिटेल से कुछ इशू है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जीरोधा को इन्फॉर्म करूंगी, बट उसको ये तो इन्फॉर्म करूंगी ना, अभी उस दिन बहुत सारे यस बैंक के शेयर्स खरीदे होंगे, बेचे होंगे। अब भाई अगर मैं कंप्लेन बताऊंगी, तो भाई कौन से टाइम पे कौन से शेयर्स मैंने खरीदे थे, कितने शेयर्स खरीदे थे, वो उनको तो आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो इसका एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है इस ट्रांजैक्शन का। तो मैं उनको सबसे पहले कौन सा नंबर दूंगी, कौन सा यूनिक कोड दूंगी, ये कोड दूंगी कि इस कोड से मैंने इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे थे और मुझे ये प्रॉब्लम है, ये कंप्लेन है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप Amazon से कुछ खरीदते हो, परचेज करते हो, तो आपको क्या मिलता है, ऑर्डर नंबर मिलता है। तो अगर आपको उस ऑर्डर नंबर से कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ शूज फिट नहीं आया, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, यू वांट टू रिटर्न दैट प्रोडक्ट, तो आप क्या करते हो, आप कस्टमर केयर को फोन लगाते हो, और सबसे पहले वो क्या मांगता है, आपका ऑर्डर नंबर मांगता है कि आपने कौन से ऑर्डर नंबर से मंगवाया था वो। तो आप ऑर्डर नंबर देते हो, और उसके स्क्रीन पे वो सारी डाटा रिफ्लेक्ट हो जाती है जो आपके स्क्रीन पे है ना, कि आपने ये शूज मंगवाए थे, इस दिन मंगवाए थे, इतना अमाउंट पे कर दिया, एंड व्हाट एवर द डिटेल में भी। वैसे ही जब मैं इनको प्रॉब्लम बोलूंगी, तो ISIN नंबर मैं उसे बोलूंगी, और वो अपने स्क्रीन पे ओपन करेगा, और पूरा राम कथा उसके स्क्रीन पे दिखेगा। तो ISIN नंबर, आई थिंक सो आपको समझ में आया है कि मैं क्या बोलने की कोशिश आपको कर रही हूं। ओके, सो देखो, तो इट इज अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक इशू। नाउ ये ISI नंबर कौन अलॉट करता है, नेशनल नंबरिंग एजेंसी। जो भी कंट्री का NNA रहेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और इसमें बोला गया है कि अपने इंडिया में NNA कौन है, तो सेबी वर्क एज NNA इन इंडिया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी ने अपने NSDL को दिया हुआ है, क्योंकि सेबी हर चीज नहीं संभाल सकता है, तो NNA ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी NSDL को दे दिया फॉर डीमैट शेयर्स। सो ISIN इज स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली। चाहे आप USA में ट्रेड करो, इंडिया में ट्रेड करो, अंडमान निकोबार में, या किधर भी रहने दो, आपको
ये फॉर्मेट का ISIN नंबर ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि फॉरेन में जो NNA रहेगा वो कोई और रहेगा, ठीक है। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसने डिफाइन किया है, मतलब ये 12 डिजिट का होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक रहना चाहिए, 3 पार्ट में रहना चाहिए, तो वो इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन करंटली डिफाइन एज ISIN स्ट्रक्चर। ओके, फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलॉटमेंट ऑफ ISIN इज डन बाय RBI। तो सिर्फ जो अपना गवर्नमेंट कंपनी है उसके लिए RBI को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, अदरवाइज सेबी हैज द authority to issue ISIN number. Okay, ISIN. Okay, the company has to apply for ISIN for its security with document like prospectus. अब हर एक कंपनी को अपना स्पेसिफिक ISIN लेना पड़ता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा सेबी को, एंड वो चीज कहां पे डालनी पड़ेगी, उनको प्रोस्पेक्टस में पुट ऑन करनी पड़ेगी कि हमारा कौन सा ISIN नंबर है। ओके, तो इधर कुछ डिटेल दी गई है, तो वो आप पढ़ लेना अगर आपको थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन का इंटरेस्ट रहे तो। एग्जाम में ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो। स्टॉक मार्केट तो आजकल यार यंगस्टर कितना फॉलो कर रहे हैं, है ना, स्टॉक मार्केट को, तो प्लीज रीड अगर आपको करना है तो। एंड इधर देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है ISIN का, तो ये टोटल 12 डिजिट दिखेंगे अल्फा न्यूमेरिक। तो IN मतलब इंडिया का है, E मतलब इंडिकेट दैट ईश्वर इज अ कंपनी, E इज अ मतलब कंपनी ही है, और कॉमनली जो सिक्योरिटीज होती है वो कंपनी ही इशू कर सकती है, तो E ही रहता है उधर। फिर 02A आइडेंटिटी ऑफ दी कंपनी रहेगा, 01 इक्विटी शेयर्स के लिए रहता है, 01 सीरियली इशूड डिजिट टू सिक्योरिटीज, एंड 8 इज अ चेक डिजिट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनिंग ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम। अब फंक्शनिंग ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम बेसिकली हम अभी सबसे पहले तो ये पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तो आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने थोड़ा बहुत इधर पढ़ा था, बट अभी डिटेल में दिया गया है सारे प्रोसेसेस आपको, जैसे आप देख सकते हो आपके बुक में हर एक प्रोसेस डिटेल में दिया गया है, फ्लो चार्ट भी बनाया गया है फॉर अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो वही चीज हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो इन्वेस्टर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, DRF, दैट इज इधर फुल फॉर्म दिया हुआ था, अगर आप डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है, तो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म को विद सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट के साथ किसको सबमिट करना पड़ेगा, इन ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 कॉपी लगेंगी, दोनों मतलब सर्टिफिकेट के भी और DRF की भी, तीनों कॉपी किसको सबमिट होंगी, DP को सबमिट होंगी। अब 3 कॉपी क्यों, तो एक कॉपी DP किसको भेजेगा, डिपोजिटरी को भेजेगा, और दूसरा कॉपी किसको भेजेगा, ईश्वर को भेजेगा, ठीक है। अब ईश्वर मतलब कंपनी, जिस कंपनी के शेयर्स हैं, तो डिपोजिटरी को भेज दिया एंड ईश्वर को भेज दिया। अब ईश्वर वेरीफाई करेगा कि ये जो DRF और जो सर्टिफिकेट आए हैं मेरे पास, क्या इसका जो ओनर है वो मेरा ही शेयर होल्डर है, और जो क्या सर्टिफिकेट है वो मेरे ही कंपनी का सर्टिफिकेट है। जब वो वेरीफाई करेगा उसके बाद वो कंफर्मेशन किसको देगा, डिपोजिटरी को कंफर्मेशन दे देगा कि यस गो, आप जा सकते हो, बिकॉज आई हैव फुल्ली सेटिस्फाइड कि ये मेरे ही कंपनी के सर्टिफिकेट है, और यू कैन गो फॉर डीमैटिंग ऑफ सिक्योरिटी, मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब देखो, शेयर सर्टिफिकेट जहां पहुंचना चाहिए था कंपनी के पास वहां पहुंच गया। अब कंपनी इसका क्या करेगी, इसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक देगी, क्योंकि अब इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अब इन्वेस्टर को कौन से फॉर्म में शेयर्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स मिल जाएंगे। अब यही चीज ईश्वर जो है, ईश्वर कंपनी ने जब
ये रिक्वेस्ट भेज दिया कि यू कैन गो फॉर दैट, तो डिपोजिटरी ये चीज को रिकॉर्ड करेगा एंड फॉरवर्ड इट टू द इशूअर। ठीक है, कि हमने आपके कहने पे क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स क्रेडिट कर दिए और यही इंफॉर्मेशन इशूअर को बता देगा। सो डिपोजिटरी क्रेडिट द डीमैट सिक्योरिटी टू बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब इन्वेस्टर्स, बेनिफिशियरी अकाउंट मतलब ये इन्वेस्टर जिसने रिक्वेस्ट भेजा था, डीमैट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर एंड डिपोजिटरी इंटीमेट ऑल्सो इंटीमेट टू द डीपी, है ना। तो इशूअर ने कंफर्म किया डिपोजिटरी को, अब डिपोजिटरी ने क्रेडिट कर दिया सारे शेयर्स इन डीमैट अकाउंट, और इस चीज की इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, ये डीपी को दे देगा। नाउ डीपी इशू अ स्टेटमेंट अकाउंट टू इन्वेस्टर, अभी यही चीज किसको पता लग जानी चाहिए एट दी एंड, तो जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी वहां से कहानी एंड होगी। मतलब ये सारी जो स्टेटमेंट, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसका एक स्टेटमेंट इशू करेगा डीपी अपने इन्वेस्टर को कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजा था वो हमने उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स कन्वर्ट कर दिए हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को एट लास्ट डीपी स्टेटमेंट इशू कर देगा। तो ये प्रोसीजर है जहां पे देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बता दिया था कि लिस्टेड कंपनी को तो डीमैट फॉर्म में शेयर इशू करना कंपलसरी ही है। आज के तारीख में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी और प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट स्मॉल प्राइवेट कंपनी को कंपलसरी डीमैट फॉर्म में ही इशू करना है। तो नो शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड इन टूडेज एरा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये था, और आप फ्लो चार्ट प्लीज व्यू कर लेना, जो हमने 7 पॉइंट पढ़ा है उसी को उन्होंने फ्लो चार्ट में इलस्ट्रेटिव फॉर्म में दिया है। तो देखो उन्होंने सबमिट किया, डीपी को दिया 1 पॉइंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट दिया डिपोजिटरी को, फिर थर्ड सर्टिफिकेट किसको सबमिट किया, ईश्वर को एज वेल एज डिपोजिटरी को। फिर ये कंफर्म किया कि यस ये मेरा ही शेयर होल्डर है, डिपोजिटरी को बताया, एंड देन फॉरवर्डिंग ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट। फिर डिपोजिटरी बोलेगा यस मैंने जो आपने रिक्वेस्ट बोला था उस वे से मैंने उसका डीमैट बना दिया है, एंड देन 6 इज फिर उस अकाउंट में मैंने जो शेयर्स क्रेडिट करने थे वो भी क्रेडिट कर दिए हैं। इस चीज की इंफॉर्मेशन डीपी को भी मिल जाएगी, पहले उसने इश्यूअर को बोला और फिर डीपी को मिल जाएगी, एंड देन डीपी के बाद इस चीज की इंफॉर्मेशन बेनिफिशियरी ओनर दैट इज इन्वेस्टर्स को बता दिया जाएगा थ्रू डीपी। तो बहुत इजी है यार, अगर आप लॉजिक अप्लाई करके सारी चीजें करोगे ना तो ये बहुत इजी है। पता नहीं क्यों बच्चों को टफ लगता है, बट एक बार आप कंपनी, डिपोजिटरी, डीपी एंड इन्वेस्टर का रोल समझ गए इस डिपोजिटरी सिस्टम में तो कुछ टफ नहीं है। जनरली ये बच्चे स्किप कर देते हैं एग्जाम में, और मैंने बहुत बार देखा है कि आपके एग्जामिनर भी स्किप करते, पूछते नहीं है, जनरली पूछते नहीं है, बट क्या मालूम आपका किस्मत है ना जो छोड़ के गए वही आ गया। तो प्लीज डोंट लीव, अंडरस्टैंड करो चीजों को और फिर समझोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो अगर अच्छा लगा है, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस और पूरा सिलेबस खत्म करते जाऊं आपके लिए। तो ऑल फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।